अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूँ मज़हर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की ये सच्ची खौफनाक कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये मुझे भेजी है फ़ाइज़ा काशिफ़ ने रावलपिंडी, पाकिस्तान से। फ़ाइज़ा कहती हैं, आज मैं अपनी ज़िंदगी का एक सच्चा और इंतहाई खौफनाक भयानक वाक़या भी नहीं कहना चाहिए, बल्कि एक ऐसा ज़िंदगी का मोड़ जिसने हंसते खेलते मेरे घर को एक ऐसे रुख की तरफ मोड़ दिया जहां मैं समझती थी कि तालीम ने मुझे इतना चेंज कर दिया है कि मैं इन माफूकुल फितरत मखलूक़ात पे कोई भरोसा नहीं करती थी। मैं हंसती थी, मजाक उड़ाती थी, हमेशा से कहती थी ये जिन, भूत, प्रेत, आत्माएं, चुड़ैलें सब इंसान के दिमाग का वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और मैं हमेशा से बहादुर थी, मैं कभी इन चीज़ों से नहीं डरी थी, लेकिन नहीं जानती थी कि मेरी ज़िंदगी में इन चीज़ों का मुझसे ऐसा पाला पड़ेगा जो मुझे हिला कर रख देंगी। मैं यानी कि फ़ाइज़ा पहली दफ़ा काशिफ़ से कॉलेज के अंदर मिली थी। काशिफ़ यानी मेरा शौहर, जैसा कि मेरे नाम से आपको पता लग रहा होगा, फ़ाइज़ा काशिफ़। काशिफ़ मेरे शौहर का नाम है। एडमिशन हो चुके थे कॉलेज के अंदर, स्टूडेंट्स क्लासों के अंदर आ रहे थे। वहीं मैं भी उसी कॉलेज में मौजूद थी जहां मेरी पहली मुलाकात काशिफ़ से हुई। मैं एक बहुत अमीर घराने से ताल्लुक़ रखती थी, यानी खाती पीते घराने से। खुदा ने शक्ल सूरत भी कमाल की दी थी। ये मैं नहीं कह रही, कॉलेज की लड़कियां और लड़के कहते थे कि फ़ाइज़ा बहुत खूबसूरत है। वहीं पे काशिफ़, जिसको पहली निगाह में देखते ही मुझे लगा कि जिस तरह लड़की के ख्वाबों में एक शहज़ादा आता है, लड़की एक लड़के के ख्वाब देखती है, एक ऐसा लड़का जो जैसे ही आंखों के सामने आए तो आंखों को भा जाए। गोरा चिट्टा, लंबा सा कद, स्मार्ट सा, और जिसने इंतहाई खूबसूरती के साथ अपने बाल बना रखे थे। वो चलता हुआ कॉरिडोर में जब बिल्कुल मेरे सामने आया तो उसने मुझे देखा और मैंने उसे देखा। कुदरत की तरफ से ऐसा हुआ कि दोनों के चेहरों पे मुस्कुराहट फैल गई। आंखों की कशिश बताती थी कि दोनों एक दूसरे को खींचते हुए दूर लेकर जा रहे हैं। खींचने से मुराद काशिफ़ भी आगे बढ़ गया और मैं भी आगे बढ़ गई, लेकिन हम दोनों मजबूर थे मुड़ कर देखने के लिए। और कैसी कमाल बात है, आज भी हम दोनों हंसते हैं मियाँ बीवी उस बात पे कि जब आमना सामना हुआ तो हम एक दूसरे को देखते हुए आगे बढ़ गए। और आगे जाकर यूं ही मैंने पीछे मुड़कर देखना चाहा कि अब वो मुझे नहीं देख रहा होगा, मैं चुपके से उसको देखती हूँ। जिस लम्हे मैंने पीछे मुड़ के देखा, उसी लम्हे काशिफ़ ने भी पीछे मुड़कर देखा था। और जल्दी से हम दोनों ने अपने चेहरे जो पीछे की तरफ मुड़े हुए थे सीधे कर लिए थे कि चोरी पकड़ी गई। वो मुझे देख रहा था और मैं उसी लम्हे उसको देखना चाह रही थी कि हम जल्दी से आगे बढ़ गए। लेकिन उसके बाद हम दोनों की आंखें एक दूसरे को ढूंढती रहीं, यहां तक कि आखिरकार एक दिन कैंटीन में बैठे हुए काशिफ़ ने मुझे देख लिया। काशिफ़ चलता हुआ मेरे करीब आया और मुझसे कहा, अगर आपको इतराज़ ना गुजरे तो मैं आपकी साथ वाली कुर्सी पर बैठ जाऊं। मैंने मुस्कुरा कर जवाब दिया, अगर कुर्सी खाली है तो आपको कौन रोक सकता है, आप बैठ जाइए। यूं काशिफ़ वहां पे बैठ गए और फिर एक बातों का सिलसिला शुरू हुआ। उन्होंने मेरे लिए भी जूस का ऑर्डर किया, अपने लिए भी, और वो बातों का सिलसिला दोस्ती में बदला। लेकिन दोस्ती क्या कहना चाहिए, पहले दिन से ही दोनों की आंखों में एक ऐसी कशिश पैदा हो चुकी थी जिसमें पसंदीदगी थी। यूं तो काशिफ़ जितना खूबसूरत था, कॉलेज की कई लड़कियां उसकी दीवानी थी, जिस तरह मेरे पीछे कई लड़के दीवाने थे।
लेकिन शुरू में ही काशिफ और मैं एक दूसरे में इंटरेस्ट ले चुके थे। सो जल्द ही लड़कियों और लड़कों को पता लग गया कि यहाँ पे अब वक्त ज़ाये करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर फ़ायज़ा हसीनो जमील लड़की है और काशिफ भी हसीनो जमील लड़का है तो वो अब एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं। इसलिए वो लड़कियाँ जो काशिफ के पीछे थीं वो मज़ीद टकरे मारने से गुरेज करने लगी और मेरे पीछे जो लड़के मेरी हुस्न खूबसूरती की वजह से मेरे पीछे आते थे और मैं जब मुसलसल काशिफ के साथ कॉलेज में नज़र आने लगी तो उनको भी पता लग गया अब यहाँ दाल गलने वाली नहीं है। काशिफ और मेरा मिजाज तकरीबन एक जैसा था, हम मिजाज थे। अगर जिंदगी में किसी बात का सिर्फ फर्क था तो ये था, काशिफ का कहना यह था हम जिस दुनिया में जी रहे हैं ऐसी कई और मखलूकात भी मौजूद हैं जो हमारी आंखों को नजर नहीं आती लेकिन वो हमारे इर्द गिर्द मौजूद होती हैं। हम उनको देख नहीं सकते और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इस मखलूक को हम देख भी सकते हैं। और मैं उससे कहती, काशिफ तुम भी मेरी तरह एक ऐसी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हो जो इंतहाई खाती पीती, इंतहाई मॉडर्न और इंतहाई पढ़ी लिखी फैमिली है। उसके बावजूद क्या तुम फिर भी जिन भूत और इस तरह की बातों पे यकीन करते हो? तो काशिफ आगे से कहता, फायजा हां, मैं जिन भूत और चिड़ैलों पे बिल्कुल यकीन करता हूं। तुम्हें इन चीजों पे क्यों यकीन नहीं है? तो मैं उससे कहती, जब तक टेक्नोलॉजी नहीं आई थी, दूर दराज के कोई गांव थे, लोग किस्सा कहानी और ऐसे वाकयात सुना देते थे और लोग उन पे यकीन भी कर लेते थे। अब साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, अगर किसी जिन भूत चुड़ैल का जिक्र हो तो सबूत मांगा जाता है, प्रूफ मांगा जाता है। क्या कोई प्रूफ है कि कहीं ये रिकॉर्ड हो गई हो? अब तो कैमरे हैं, कैमरों में रिकॉर्ड हो जाए, तस्वीरें खींच ली जाए। आज तक तो ऐसी चीज कोई सामने नहीं आ सकी। हाँ, जिस दिन मैं अपने आंखों से देखूंगी और मैं यकीन कर लूंगी हाँ कोई ऐसी मखलूक है, तो उस दिन मैं मान भी लूंगी कि कोई जिन्नात और भूत और चुड़ैल और इस तरह की चीजें हैं। वक्त गुजरता रहा, कॉलेज से हम यूनिवर्सिटी में पहुंच गए और उससे पहले ही हमारे वालिदैन इस बात से आगाह हो चुके थे कि काशिफ और फायजा एक दूसरे को पसंद करते हैं और फैसला कर चुके हैं एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारने का। मैं यानी कि फायजा काशिफ के घर गई और मुझे अपने अम्मी अब्बू से मिलवाने के लिए गए थे और मेरे अम्मी अब्बू भी इस बात से वाकिफ थे। यूं हम दोनों एक दूसरे को अपने माँ बाप से मिलवा चुके थे और हमारे माँ बाप राजी हो चुके थे। अब अगर इंतज़ार था तो हम दोनों की तरफ से था कि जैसे ही हमारी तालीम मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद जब हम कहेंगे वो हमारी शादी कर देंगे। काशिफ कहता था कि मुझे जॉब करने का शौक है, तो मैं उससे पूछती कि तुम्हारे पास, तुम्हारे माँ बाप के पास तो खुदा का दिया सब कुछ है, तुम जॉब क्यों करना चाहते हो? डैड का कारोबार संभालो, क्योंकि उसके डैड यही कहते थे कि जल्दी से तालीम मुकम्मल करो और इतना बड़ा कारोबार है उसको संभालो। मेरे भी वालिदैन का ही कारोबार था, बिजनेस था बहुत बड़ा। लेकिन काशिफ का कहना यह था, मैं ज़रूर बिजनेस संभालूंगा लेकिन उससे पहले प्रैक्टिकल लाइफ को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि कुछ अरसा जॉब करो। तालीम मुकम्मल हो गई और यूं हमारे वालिदैन ने हम दोनों की ख्वाहिश पे हमारी शादी कर दी। बहुत ही धूमधाम से हमारी शादी हुई। काशिफ की फैमिली में काशिफ की एक बहन और एक काशिफ था। माँ बाप के सिर्फ 2 औलाद थी, काशिफ और उसकी बहन। बहन की शादी पहले हो चुकी थी, दूसरा नंबर काशिफ का था। यूं काशिफ की भी शादी हो गई और मैं ब्याह के काशिफ के घर चली गई। कुछ अर्सा हमने एंजॉय किया और हनीमून के लिए हम दूसरे मुल्क गए। जब वापस आए तो काशिफ की ख्वाहिश थी कि हमें कुछ टाइम कागान, नारान और इस तरह झील सैफुल मलूक, इन इलाकों को भी देखना चाहिए। उसको नेचर से बहुत मोहब्बत थी। यूं हम कुछ अरसे के लिए इन पहाड़ी इलाकों में चले गए।
जब हम वहाँ कुछ दिन गुजारने पे मजबूर थे तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कुदरत के इन नज़ारों को कभी महसूस नहीं कर सकी। मैंने अपनी ज़िंदगी का इतना कीमती अरसा ऐसी वादी से, ऐसी खूबसूरती से, ऐसी नेचर से महरूम कर दिया। और मैं काशिफ से कहती, काशिफ मैं कितनी पागल हूँ, मैंने ज़िंदगी का कितना हिस्सा इन चीज़ों से दूर रखा अपने आप को। नेचर, परिंदे, दरख्त, हरियाली, सब्ज़ा, अरे ये तो जन्नत है। तभी काशिफ ने मुझे बताया, जो मैं जॉब करने जा रहा हूँ उसके बाद हम यहीं पे ही कुछ अरसा गुजारेंगे, क्योंकि मेरा जो जॉब करने की नीयत थी वो इसलिए थी, मैं चाहता था काश तुम्हें भी ये नज़ारे पसंद आ जाएं। तो यहीं मैं एक सरकारी ना सिर्फ मुलाजिम की हैसियत से यहाँ पे जॉब करूँगा, बल्कि यहीं पे एक बहुत शानदार हमें घर भी मिल जाएगा और ज़्यादा वक्त हम नेचर के करीब गुजार सकेंगे। काशिफ की जॉब हो गई और जैसा उसने चाहा था वैसे ही उसकी पोस्टिंग उन्हीं इलाकों में हो गई। काशिफ और मैं वहीं एक बहुत बड़े बंगले के अंदर शिफ्ट हो गए, जो एक सरकारी बंगला बना हुआ था उन पहाड़ों के बीच में। अब काशिफ सुबह अपनी गाड़ी पर सवार होकर ऑफिस चले जाते और शाम को 6 बजे, 5:30 बजे, 7 बजे मुख्तलिफ टाइमिंग में आ जाते। मैं तैयार होती, हम गाड़ी में बैठते और हम मुख्तलिफ नज़ारे देखते। कहीं गाड़ी खड़ी कर देते और उसके बाद किसी पहाड़ की चोटी पर बैठ के उन नज़ारों को दूर तक देखते रहते, बातें करते रहते और अपनी ज़िंदगी के उन खूबसूरत लम्हों को एंजॉय करते। कई दफ़ा ऐसा होता वहाँ बैठे बैठे टाइम का अंदाज़ा ना होता, काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो जाता और फिर हम उठते, गाड़ी में बैठते, घर की तरफ पहुँच जाते। मुलाजिम वहाँ पहले से हमें दिया गया था जो खाना वगैरह तैयार कर चुका होता, हम खाना खाते और लाइफ इसी तरह खूबसूरत गुजर रही थी। उन दिनों में काशिफ एक दफ़ा ऑफिस से लेट हो गए। अमूमन वो 6, बहुत लेट तो 7 बजे पहुंच जाते थे। मौसम चेंज हो रहा था, जल्द ही अंधेरा फैल जाता था। काशिफ अपने ऑफिस से रवाना हुए। वो गाड़ी चलाते हुए घर की तरफ आ रहे थे, जहां पे 40 से 45 मिनट उनको लग जाते थे। आहिस्ता आहिस्ता चलाते हुए, बहुत तेजी से चलाएं तो 30 मिनट लगते थे। अब अंधेरा फैल चुका था। आहिस्तगी से वो गाड़ी चलाते हुए घर की तरफ रवां दवां थे। वो जैसे ही मोड़ मुड़ने लगे, ये एक ऐसा एरिया था जहां पे इर्द गिर्द आबादी नहीं थी, सिर्फ दरख्त ही दरख्त थे। हमने जान के अपना मकान ऑफिस के करीब नहीं लिया था, दूर लिया था, ताकि हम कुदरत के नज़ारों को बहुत अच्छी तरीके महसूस कर सकें, एंजॉय कर सकें। वरना आप शहर के जितना करीब होते हैं वहाँ पे उतना शोर शराबा, लोगों का आना जाना, ये सब कुछ होता है, सो हम दूर रहते थे। कहानी के तसलसल के लिए पहले से ही मैं जो चीज़ें आपको बताने जा रही हूँ, अच्छा होता मैं अगर आपको बाद में बताती, लेकिन तसलसल यही है, जिन चीज़ों से मैं वाकिफ़ नहीं थी वो आप लोगों को पहले ही बताने जा रही हूँ। काशिफ ने जैसे ही आहिस्ता से गाड़ी चलाते हुए एक मोड़ मुड़ा तो उनकी निगाह सामने सड़क पर पड़ी। वहाँ पे एक लड़की जिसने अपने चेहरे को दुपट्टे से इस तरह ढांप रखा था जैसे कोई नकाब करता है, और सड़क के बिल्कुल बीच में खड़ी वो इशारा कर रही थी गाड़ी को रोकने का। काशिफ लोगों की हमेशा से मदद करने वाले थे, और जब उन्होंने देखा कि एक खातून रोड के दरमियान में मौजूद हैं और वो रुकने का इशारा कर रही हैं, तो उन्होंने साइड पर जाकर गाड़ी को रोक दिया। तब उनकी निगाह पड़ी, वो एक लड़की थी जिसका पूरा चेहरा ढांपा गया था, नकाब कर रखा था। उसकी सिर्फ आंखें जाहिर थीं, जो इंतहाई खूबसूरत, हसीन और जमील आंखें थीं। ऐसी आंखें कि काशिफ भी उन आंखों को देख के चौंक से गए। यकीनन पहाड़ों में रहने वाली जो लड़कियां होती हैं उनको खुदा ने ऐसा हुस्न दिया होता है, कुदरती हुस्न। उनको मेकअप करने की ज़रूरत नहीं होती। उनकी गालें पिंक होती हैं, उनके होंठ भी पिंक होते हैं, ऐसे लाल, ऐसे पिंक जैसे कुदरत ने
कुदरत ने खुद से उन होंठों पे एक परमानेंट लिपस्टिक लगा दी हो, जैसे हर वक्त उन्होंने लिपस्टिक लगाई हो। उनके चेहरों को देख के लगता था जैसे एक इंतहाई नफीस खूबसूरत किस्म का उनके चेहरों पे मेकअप किया गया हो, लेकिन वो कुदरत का किया हुआ मेकअप होता था, इंसानों का किया हुआ मेकअप नहीं। तो काशिफ ने भी जब उनकी आंखें देखी उस खातून की, तो समझ गए कि यहाँ कोई पहाड़ में रहने वाली लड़की की आंखें इतनी खूबसूरत नहीं होंगी तो किसकी होंगी। गाड़ी करीब रोक के उससे बोले, जी फरमाइए। तो वो बोली, क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? काफ़ी देर से मैं यहाँ खड़ी हूँ, कोई गाड़ी या कोई सवारी नहीं आ पा रही थी, आपको आता देखा तो मैंने आपको रोका है। काशिफ बोले, आपको कहाँ जाना है? तो उसने इशारा किया, आगे एक जगह का नाम बताया, और वो जगह काशिफ के रास्ते में ही थी। जैसे कि बताया है कि हमारा घर 45 मिनट की ड्राइव पे था, तो वो तकरीबन 15 मिनट की मजीद ड्राइव थी जहाँ पे उसने उतरना था, और यही रास्ता ही था जो काशिफ का जाता था। काशिफ ने कहा, हाँ मैं उसी रास्ते जा रहा हूँ, आप आ जाइए। क्योंकि मेरी और काशिफ की हम आहंगी इस हद तक थी कि कभी उनको इस तरह खौफ महसूस नहीं हुआ कि एक लड़की को मैं अपनी गाड़ी में बिठा रहा हूँ, मेरी बीवी क्या कहेगी, क्योंकि मुझे काशिफ पे 100% एतमाद था। मैं उनको जानती थी और मैं ऐसी थी, पढ़ी लिखी थी कि कभी उनसे पूछती भी ना कि ये लड़की कौन है, आपने क्यों बिठाई है, क्योंकि मैं काशिफ की नेचर से बहुत अच्छी तरीके वाकिफ थी। मुझे उन पे आंखें बंद करके एतमाद था। वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। शादी के बाद तो हमारा प्यार और ज़्यादा बढ़ गया था, सिर्फ काशिफ की तरफ से नहीं, मेरी तरफ से भी। वो लड़की पिछला दरवाज़ा खोलकर बैठ गई। काशिफ ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। उसने पीछे बैठते ही कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे लिफ्ट दी। काशिफ ने कहा, नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं, मेरा भी यही रास्ता है, मैं भी अमूमन यहीं से गुजरता हूं, और आज आपको इस तरह खड़े देखा तो मैंने आपको गाड़ी में बिठा लिया, नो प्रॉब्लम। गाड़ी चलते चलते 15 मिनट बाद उसने इशारा किया, रोक दीजिए। काशिफ ने गाड़ी साइड पे रोकी तो बोली, ये जो पहाड़ नजर आ रहा है, ये कच्चा सा रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा था, इसकी परली साइड पे मेरा घर है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। काशिफ ने कहा, थैंक यू, मतलब वेलकम। काशिफ ने उनको उतारा। ये कोई खास बात नहीं थी कि घर आके मुझसे जिक्र करते, वो घर आगे उसी तरह हमने अपना वक्त गुजारा, और अगले दिन फिर वो अपने ऑफिस से उसी टाइम पे निकले। उनके दिमाग में वो लड़की बिल्कुल भी सवार नहीं थी, वो भूल चुके थे। हाँ, एक आंखें थी जिसकी चमक, जिसकी खूबसूरती और आंखों की कशिश ज़रूर कुछ लम्हे गाड़ी में बैठे हुए वो ज़रूर सोचते रहे कि इतनी खूबसूरत आंखें मैंने इससे पहले नहीं देखी। लेकिन जैसे ही वो लड़की उतर गई, वो भी उसको भूल गए। अगले दिन फिर से वो लड़की वहीं खड़ी थी। काशिफ ने जैसे ही मोड़ मुड़ा, उनके जहन में वो लड़की नहीं थी, लेकिन उसने फिर से इशारा किया, और दूर से ही गाड़ी की उन रोशनियों से, जो आगे हेडलाइट से रोशनी निकल रही थी, वो रोशनियां जैसे ही उस लड़की पे पड़ी, काशिफ पहचान गए ये वही कल वाली लड़की है। काशिफ ने जाके गाड़ी उसके बिल्कुल पास रोक दी। वो लड़की बिल्कुल करीब आई, उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जैसे पहचान लिया हो, ये तो वही हैं जिन्होंने कल मुझे लिफ्ट दी थी। तो मुस्कुराती हुई नकाब के अंदर से बोली, क्या मैं बैठ जाऊं? काशिफ बोले, हाँ हाँ आप आ जाइए, मेरा रास्ता, मैंने आपको कल भी यही कहा था, मेरा यही रास्ता है, आप बैठ जाइए। उसने दरवाज़ा खोला और पीछे वाली सीट पर बैठ गई। काशिफ ने गाड़ी आगे बढ़ा दी, और आज वो खुद से मुखातिब हुई, मेरा नाम कशमाला है, मैं जहाँ से आपसे मैंने लिफ्ट ली है वहीं पास ये घर है, वहाँ मैं काम करती हूँ। इस वक्त मुझे छुट्टी होती है, आप जानते हैं ये पहाड़ी रास्ता है और इस वक्त अंधेरा हो चुका होता है। सुबह तो मैं पैदल चली जाती हूँ, लेकिन इस वक्त मैं कोशिश करती हूँ अकेली ना जाऊँ। कुछ माहौल भी इस तरह का है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि अगर लिफ्ट मिल जाए तो ये ज़्यादा अच्छा है। काशिफ को अंदाज़ा हुआ कि इसी लम्हे उसको भी छुट्टी होती है और काशिफ भी इसी लम्हे ऑफिस से निकलता है। सो तो दोनों की टाइमिंग इस तरह की बन रही थी कि काशिफ ने कहा, नो प्रॉब्लम, मेरे लिए कोई मसला नहीं है, मैं जैसा कि आपको बता चुका हूँ यही मेरा रूट है, इसी रूट पे मैं आपको उतार के मैंने आगे सीधा ही जाना होता है, तो मैं आप अगर
बैठ जाएं, रोज़ आ जाए, मैं आपको रोज़ लिफ्ट दे दूंगा, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक रेस्पेक्ट के साथ, एक एहतराम के साथ, एक फ़ीमेल है, यंग सी लड़की है, उसके लिए एक कशिश अपनी जगह पे, उसकी आंखों की एक इस तरह की उनके दिमाग में सोच या कशिश थी कि जैसे कि मैं चेहरा तो देखूं, ये कितनी खूबसूरत होगी, लेकिन कतअन उनके दिमाग में, उनके दिल में ये बात नहीं थी कि उसके लिए पसंदीदगी, वो सिर्फ अपनी बीवी के लिए ही पसंदीदगी रखते थे। उस लड़की को शायद हो सकता है देखने की हसरत उनके दिल में हो। अब रोज़ाना की बुनियाद पे ये सिलसिला शुरू हुआ। काशिफ उन दिनों में थोड़े से बिजी थे, वापसी पे उस लड़की को उठाते और बातचीत के दौरान उस लड़की ने, यहाँ तक गपशप हो चुकी थी रोज़, अब रोज़ का एक ताल्लुक था कि वो अपने माँ बाप की अकेली बेटी है, कोई औलाद नहीं है, बेटा नहीं है, तो इसलिए माँ बाप बूढ़े हैं, बूढ़े माँ बाप की खिदमत करने का वही यही एक तरीका है कि मैं नौकरी करती हूँ, सुबह पैदल जाती हूँ और शाम को कोई भी लिफ्ट मिल जाए, ना मिले तो मजबूरन पैदल जाती हूँ। अब आप आ जाते हैं, आपकी मेहरबानी, आप मुझे लिफ्ट दे देते हैं, काम करने वाला कोई नहीं है और मेरी ज़िंदगी में सिर्फ मेरे बूढ़े माँ बाप और कोई भी नहीं है। यहाँ तक कि उसने खुद ही यहाँ तक काशिफ को ये भी बता दिया कि मेरी उम्र में तो लड़कियाँ किसी लड़के से दोस्ती कर चुकी होती हैं, किसी लड़के को पसंद कर चुकी होती हैं, किसी लड़के के साथ रिश्ता बना चुकी होती हैं, लेकिन मैंने अभी तक ना किसी को पसंद किया, ना किसी से आज तक दोस्ती की है, ना आज तक मेरा किसी से कोई रिश्ता है, इसलिए कि मेरा फोकस सिर्फ मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, मुझे सिर्फ उनकी देखभाल करनी है। तो काशिफ ने वैसे पूछा, लेकिन फिर भी आखिर आपको शादी तो करनी होगी, आप कब तक इंतजार करेंगी? बेशक आपको माँ बाप की खिदमत करनी है, ये अच्छी बात है, लेकिन लड़की को शादी तो करनी होती है, उसकी एक उम्र है। शादी की उम्र गुजर जाए तो फिर लड़की की शादी अच्छी जगह पे नहीं होती। नकाब के अंदर से एक फीकी सी मुस्कुराहट के साथ वो हंसी और कहा, हर लड़की के दिल में शादी की ख्वाहिश होती है, लेकिन अब मेरे दिल से ये ख्वाहिश खत्म हो चुकी है। मेरे लिए मेरा सब कुछ मेरे वालिदैन हैं, मैं ज़िंदगी उन्हीं के लिए जीना चाहती हूँ, शायद मैं शादी ही ना करूँ, इसलिए तो आज तक मैं किसी लड़के की तरफ देख तक नहीं सकी। ऐसा नहीं है कि मेरी तरफ लड़कों का झुकाव नहीं रहा, मेरे कज़न, मेरे रिश्तेदार, कई लोगों ने मुझे देखा, शादी का पैगाम भिजवाया, मेरी खूबसूरती पे वो आशिक से हो गए, लेकिन मैंने सबको इनकार कर दिया। मेरी ज़िंदगी में अब कोई नहीं है। ऐसी बातें होती रहीं और काशिफ ने ये बात अपनी बीवी फ़ायज़ा को भी घर में बता दी कि मैं आजकल लेट तो आ रहा हूँ, लेकिन वहीं पे यार एक बेचारी लड़की है, वो काम करती है और वो मोड़ मुड़ते ही वहाँ पे मौजूद होती है, मैं उसको लिफ्ट देता हूँ और आगे फ़लाँ जगह पे उसका घर है। क्योंकि जब आपके 8-10 दिन 15 दिन हो जाएं तो आप बीवी को फिर ये बात बताते होते हैं कि रोज़ आप लिफ्ट दे रहे हैं, कि मैं उसको फिर वहाँ पर छोड़ देता हूँ। फ़ायज़ा ने उस बात को सुना और नोटिस नहीं लिया। एक छुट्टी का दिन था, मैंने और काशिफ ने प्रोग्राम बनाया, आज हम पहाड़ों की उस वाली जगह पे जाएंगे जो काफ़ी दूर थी, खाना वगैरह, पानी वगैरह वहाँ लेकर जाएंगे और रात तक बैठे रहेंगे और रात के बाद हम वापस आएंगे। हमने ऐसे ही किया, गाड़ी में खाने पीने का सामान रखा और पहाड़ की उस चोटी पर जाकर बैठ गए जो बहुत दूर थी। वहाँ पे दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान भी नहीं था। वहाँ हमने नीचे ज़मीन पे चादरें बिछा दी, बातें करते वहीं पे लेट जाते, गपशप करते, नेचर को, कुदरत को, परिंदों को, उस खूबसूरती को, उस जन्नत नज़ीर माहौल को हम दोनों बेइंतहा इंजॉय करते रहे। यहाँ तक कि अंधेरा फैलना शुरू हो गया। हम अपने साथ जो जलाने के लिए टॉर्च वगैरह लेकर गए थे वो हमने जला ली। काशिफ मेरे साथ बैठे हुए थे तो मुझसे बोले, फ़ायज़ा, इन पहाड़ों में भी तो जिन्नात रहते होंगे, कोई जिन, कोई भूत, कोई चुड़ैल, कोई आत्मा। फ़ायज़ा ने एक ज़ोर का कहका लगाया कि काशिफ, ऐसी खूबसूरत जगह पे भी आप जिन भूत को तलाश कर रहे हैं, ये तो कुदरत के नज़ारे हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा कि मैं आज महसूस करती हूँ कि ज़िंदगी का इतना अरसा में इस नेमत से महरूम रही, इस खूबसूरती से, इस नेचर से दूर रही। अब वाकई मैं बहुत खुश हूँ। आप जानते हैं ना, कोई चुड़ैल, कोई जिन, कोई भूत कुछ भी नहीं होता। काशिफ ने मजाक में कहा, अगर अभी कोई
भूत हमारे पास आ जाए या चुड़ैल आ जाए। फायजा बोली, ये मेरी जूती देख रहे हैं? मैंने जूती उठानी है, इतने सर में उसके जूते मारने हैं, उस जिन के, उस भूत के, उस चुड़ैल के, कि वो डर के भाग जाएगी। आप जानते हैं ना मैं डरने वालों में से नहीं हूं। काशिफ मजाक में बोले, अच्छा भाई यहां अगर शेर आ जाए, चीता आ जाए, क्या फिर क्या करेंगी? मैं फिर भी उसके सामने डट कर खड़ी हो जाऊंगी। मैं जानवरों से भी डरने वालों नहीं हूं। और ये बात सही है, मेरे सामना कभी तो नहीं हुआ था जानवरों से, लेकिन मेरे अंदर खौफ नहीं था। वहीं पे बैठे हुए एक खटका सा हुआ। काशिफ एकदम से चौंके, पीछे मुड़ के देखा। वो खटका मैंने भी सुना था, एक ऐसा था जैसे कोई चीज जमीन पे गिरी हो। काशिफ चौंके और इर्द गिर्द देख के बोले, ये क्या हुआ है? मैंने कहा, क्या हुआ है? कोई लकड़ी गिरी होगी, कोई पत्ता गिरा होगा, कोई चीज गिर गई होगी, या कोई फल टूट के नीचे गिर गया होगा, उसकी आवाज होगी। बोले, नहीं, ये ऐसी आवाज नहीं थी, चलो चलते हैं। अरे क्या हो गया काशिफ, आप इतने डरपोक कब से हो गए? कोई खटका हुआ है तो होने दें, आपको डर लग रहा है? काशिफ बोले, नहीं मुझे डर नहीं लग रहा, मुझे एहसास है तुम मेरे साथ हो, तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचे। ओहो, क्या हो गया आपको? मुझे क्यों नुकसान पहुंचेगा? आपको मैंने कहा ना मैं डरने वालों में से नहीं हूं। वो चाहे कोई जानवर हो या जिन भूत हो, मैं तो ऐसी की तैसी कर दूंगी उनकी। आप घबराए मत, बैठे, हम इंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद हम कुछ देर और बैठे रहे, लेकिन कोई खटका वगैरह ना हुआ। गाड़ी में हम सवार हुए, घर पहुंच गए। काशिफ एक दिन ऑफिस से लेट फारिग हुए। अमूमन वो जिस वक्त फारिग होते थे तो वहीं रास्ते में मोड़ क्रॉस करते ही वो कशमाला नामी लड़की, जो इंतहाई खूबसूरत आंखों की मालिक थी, जिसकी आंखें नज़र आती जिनमें कशिश सी नज़र आती, ऐसी चमकीली आंखें कि कोई भी उन आंखों को देखे तो उन आंखों के सहर में डूब जाए। झील जैसी, समंदर जैसी गहरी आंखें और नकाब किया हुआ चेहरा जिसको कोई भी देखने की तमन्ना करे। लेकिन काशिफ क्योंकि फायजा से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, सो वो उसकी झील जैसी आंखों का अभी तक दीवाना नहीं हुए थे। वो उसकी झील जैसी आंखों में अभी तक डूबे नहीं थे, सिवाय इसके कि उसको लिफ्ट देते और छोड़ देते। लेकिन आज वो काफ़ी लेट थे। जैसे ही वो उस मोड़ के करीब पहुंचे तो एकदम से उसके दिमाग में आया, आज वो पैदल गई होगी। यकीनन सी बात है, आज तो मैं लेट हो गया हूं, मेरा इंतज़ार करती रही होगी, आज तो वो चली गई होगी। उसकी वजह यह थी, आज सुबह से ही मौसम अबर आलूद था। आसमान ने बादलों से इस तरह अपने आप को छुपा रखा था कि सूरज की किरणें आज सारा दिन नजर ही नहीं आई थी। काली घटाटोप घटाएं आसमान पे छाई हुई थीं और रिमझिम रिमझिम रिमझिम, मुसलसल रिमझिम की सूरत में, बूंदाबांदी की सूरत में बारिश हो रही थी। उस पहाड़ी इलाके में जब तेज बारिश होती थी तो उसका पत्तों पे गिरने का शोर, दरख्तों के पत्तों पे जब बारिश के तेज तेज मोटे मोटे कतरे गिरते थे तो एक अजीब सा शोर मचा देते थे। लेकिन क्योंकि सुबह से बूंदाबांदी हुई थी, एक दो दफा थोड़ी सी तेज बारिश हुई थी, लेकिन मुसलसल बूंदाबांदी जारी थी। आज काशिफ जब ऑफिस से निकले तो उनको अंदाजा हुआ आज मौसम भी ऐसा खौफनाक है, बिजली चमक रही है, मुसलसल बूंदाबांदी हो रही है। कशमाला ने यकीनन मेरा इंतजार किया होगा, जब देखा होगा कि मैं लेट हो गया हूं तो आज वो पैदल चली गई होगी। वो गाड़ी चलाते हुए अपने घर की तरफ आ रहे थे। आज गाड़ी की स्पीड बिल्कुल आहिस्ता थी, क्योंकि पहाड़ी रास्तों के ऊपर जब बूंदाबांदी या बारिश होती है तो गाड़ी के फिसलने का डर होता है कि अगर आप स्पीड से चला रहे हैं गाड़ी तो गाड़ी कहीं फिसल न जाए, तो आपको एहतियात से गाड़ी चलानी पड़ती है। तो काशिफ बहुत ही एहतियात से गाड़ी चलाते हुए आ रहे थे। जब वो उस जगह पे पहुंचे जिस जगह पे वो उस लड़की को उतारते थे, पता नहीं उनके दिमाग में क्या आया, उनके दिल में क्या आया कि उनको जैसे ही वो उस जगह के करीब पहुंचने ही वाले थे, वो भी एक थोड़ा सा मोड़ ही था जहां से वो उसको उठाते थे, वो एक बड़ा मोड़ काटते थे और टर्न लेते थे, यू टर्न की तरह था, वहां वो खड़ी होती थी। लेकिन जहां उसका घर था और ऊपर कच्चा सा एक रास्ता जा रहा था, वो भी एक हल्का सा मोड़ सा था। काशिफ की गाड़ी की रोशनियां, जो तेज गाड़ी की हेडलाइट से निकलने वाली रोशनी सड़क को रोशन कर रही थी, और गाड़ी के सामने बादलों से गिरने वाले बूंदाबांदी के कतरे जो गाड़ी के विंड स्क्रीन पे भी गिर रहे थे और सड़क पर भी गिर रहे थे, वहीं
काशिफ की निगाह दूर से एक ऐसे मंजर पे पड़ी जिससे वो चौंक से गए और पता नहीं उनको लगा कि ये क्या है। दूर से ही उन्होंने उस लिबास को, उस हुलिये को पहचान लिया था, लेकिन उस हुलिये को देखते ही उनको लगा कि ये क्या है। उन्होंने गाड़ी की लाइट्स को बंद सा कर दिया और गाड़ी की स्पीड को इस तरह रोक सा दिया कि अब गाड़ी चल नहीं रही बल्कि रेंग रही है, यानी रुकी हुई है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चल रही है। इतनी तो रोशनी थी, बिजली चमक रही थी कि मतलब मामूली सी गाड़ी आगे चल रही है, लेकिन वो चौंक से गए कि ये क्या मैंने देखा है। शायद एक छोटी सी मोड़ होने की वजह से जो उनकी आंखों ने, काशिफ की आंखों ने मंजर को देख लिया था, सामने मौजूद लोगों ने उस मंजर को नहीं देखा था कि पीछे गाड़ी आई है और उसकी लाइटें थी और उसने लाइटें बंद कर दी हैं। काशिफ ने गाड़ी को साइड पे खड़ा कर दिया, गाड़ी से नीचे उतरे और आहिस्ता से चलते हुए, अब मुसलसल बिजली चमक रही थी, हल्की हल्की बूंदाबांदी थी, रास्ता बिल्कुल क्लियर था, लेकिन गाड़ी उन्होंने वहीं पे खड़ी की और चलते हुए उस जगह पे पहुंचे जहां अभी कुछ देर पहले उन्होंने एक मंजर देखा था कि वही लड़की जो नकाब में मौजूद होती थी, जिसने खास तरह का लिबास पहन रखा होता था, अपने चेहरे को छुपा रखा होता था, गाड़ी की उस तेज रोशनी में उन्होंने दूर से उसको देख लिया था। उसने एक लड़के को अपनी बाहों में इस तरह लिया हुआ था जैसे एक लड़का और लड़की एक दूसरे को बाहों में लिए आगे बढ़ते हैं। ये नाकाबिल यकीन इसलिए था कि कशमाला ने तो बताया था कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, कोई मिलने वाला नहीं है, किसी को मैं पसंद नहीं करती, आज तक किसी को देखा नहीं है, बस माँ बाप की खिदमत करनी है। लेकिन कशमाला तो किसी के साथ थी और खुदा जाने काशिफ के दिल में क्या आया कि वो आगे भी बढ़ सकते थे। उन्होंने गाड़ी को रोक दिया और नीचे उतर गए। अब जिस जगह पे उन्होंने उस लड़की और लड़के को देखा था तो अब चलते हुए ऊपर जा चुके थे। थोड़ा ही एक पहाड़ी का रास्ता था, थोड़ा सा ऊपर जाता था, बहुत ऊंचाई नहीं थी, तो वो दोनों चलते हुए ऊपर पहुंच गए थे। काशिफ भी ना चाहते हुए ऊपर की तरफ चलना शुरू हो गए। वो शायद एक तजस्सुस उनके दिल में आ गया था कि ये मैंने क्या देखा है, कशमाला क्या मुझसे झूठ बोलती रही है। कल मैं उससे पूछ सकूंगा तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, मैंने तो तुमसे नहीं पूछा था किसी से प्यार करती हो, क्या करती हो, लेकिन आज तुम इतनी लेट और किसी के साथ इस तरह बाहों में बाहें डाले। काशिफ उस रास्ते से चलते हुए जैसे ही पहाड़ के ऊपर चढ़े हैं तो आगे एक तरह से इस तरह की मट्टी और इस तरह की रेत कह लीजिए या बजरी कह लीजिए, वो इस तरह का बना हुआ था कि जो भी चलता हुआ जाएगा उसके पांव का निशान भी बन जाए। अब काशिफ ने जो मंजर देखा वो वाकई इंतहाई नामुमकिन मंजर था। वहां पे पांव के निशान बने हुए थे। वो लड़की और लड़का, जो लड़की तो यकीनन कशमाला थी, लड़का पता नहीं कौन था, इस जगह पे चढ़ के दूसरी जगह पे जब नीचे उतरे थे तो वो बारिश ने जो मौसम को अबर आलूद कर दिया था, उस बारिश की वजह से ज़मीन बेइंतहा गीली थी, वो जगह ज़रा कच्ची सी थी, मट्टी की सी थी, उस पर उन्होंने पाँव के निशान देखे तो एक पाँव आगे की तरफ जा रहे हैं और साथ जिसके पाँव हैं उसने जूती नहीं पहनी हुई, उसके पाँव पीछे की तरफ आ रहे हैं। ये नामुमकिन बात थी। अभी अभी जो दो लोग यहां से गुजर के गए हैं, ये कैसे मुमकिन है? एक इस तरफ आ रहा है, एक दूसरी तरफ जा रहा है। यानी अगर एक सड़क है, एक सड़क पे बंदा जा रहा है तो दूसरा बंदा आ रहा है, ऐसे कदमों के निशान। लेकिन एक बात तो तय थी, काशिफ ने जो देखा था दोनों को, वो जा रहे थे और जो जा रहा था उसके जूतों के निशान थे। कच्ची मट्टी के ऊपर जो गीली थी बारिश की वजह से, उस पे दो जूतों के निशान बताते थे कि ये मर्दाना जूते के निशान हैं जो चलते हुए आगे बढ़ रहा है। और उसके साथ जो दो पाँव के निशान हैं वो नंगे पाँव हैं, उनमें जूता नहीं है और वो उस सिमत नहीं जा रहे जिस सिमत मर्द के जूतों के निशान हैं, बल्कि वो पाँव ऐसे हैं जैसे कोई उल्टे कदमों के साथ चल रहा हो या इस तरफ आ रहा हो। वो खड़े होके सर खुजाना शुरू हो गए कि ये माजरा क्या है, कोई आया है और कोई गया है। दो लोग गए हैं, एक आ रहा है एक जा रहा है, वरना दोनों के पाँव का रुख एक जैसे होना चाहिए था। यानी दो जूते मर्द के हैं तो वो भी चल रहे हैं और जो औरत के नंगे पाँव हैं तो वो भी आगे की तरफ चल रही है, लेकिन निशान बताते थे कि जूते आगे की तरफ जा रहे हैं और उल्टे पाँव वापस आ रहे हैं। ये एक सूरत में मुमकिन था कि कोई अगर औरत है वो सीधी चलने की बजाय उल्टी चल रही है, जब वो उल्टी चलेगी तो उसके कदमों के निशान भी उल्टे होंगे।
वो इस मामले को सुलझाने के लिए जो उलझ गए थे मजीद आगे बढ़े, उन पाँव को फॉलो करते हुए, एहतियात के साथ चलते हुए कि मैं इनको देख सकूं ये माजरा क्या है, ये क्या चक्कर क्या है। कशमाला तो मुझे कहती है कोई बंदा नहीं है मेरी ज़िंदगी में, किसी लड़के के साथ जफ्फी भी डाली हुई है और ऊपर से पाँव के निशान भी उल्टे हैं। वो चलता हुआ है, जब करीब गए तो क्या देखते हैं, कशमाला और वो लड़का एक जगह पर बैठे हुए हैं, दूर दूर तक कोई घर नहीं है। जो काशिफ समझते थे कि ये रास्ता जैसे पहाड़ी के ऊपर चढ़ेंगे, उसने कहा था नीचे उतरते ही मेरा घर है, वहां पे कोई घर नहीं था। वो दोनों बैठे हुए थे और लड़का और वो लड़की दोनों बातें कर रहे थे। वो क्या बातें कर रहे थे काशिफ तक ये आवाज़ नहीं आ पा रही थी, लेकिन मुसलसल बिजली चमकने की वजह से काशिफ ये देख चुका था लड़का कोई मकामी नहीं लग रहा था, जैसे कोई टूरिस्ट होता है, दूसरे शहर से आया हुआ होता है, क्योंकि यहाँ के रहने वाले जो लोग थे उनका एक मखसूस हुलिया था, मखसूस बाल थे, स्किन टोन एक बताती थी कि यहाँ के लोग हैं, कश्मीरी हैं। लेकिन वो लगता था शक्ल से कोई शहर का आया हुआ मॉडर्न लड़का है। और कशमाला उसके साथ उसी हुलिये में बैठी है कि उसने नकाब कर रखा है, उसकी आंखें उसी तरह चमक रही हैं। और कशमाला इस चीज़ से वाकिफ नहीं कि काशिफ छुपा उन दोनों को देख रहा है, कि लड़के की आवाज़ आई, क्योंकि आप काशिफ चाहते थे मैं इनकी बातें भी सुन सकूं। वो चलते हुए उनके करीब चले गए, लेकिन एहतियात के साथ कि तभी लड़के की आवाज़ उनके कानों में गूंजी। लड़का कह रहा था प्लीज़ अब तो अपने चेहरे से इस नकाब को हटा दो, मैं बेचैन हूं तुम्हारे चेहरे को देखने के लिए, मैं पागल हो चुका हूं, तुम्हारी आंखों का दीवाना हो चुका हूं, यकीन मानिए मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। मेरी जान प्लीज़ अपना चेहरा, अपना दीदार करा दो मुझे, मजीद मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये जैसे ही उसने कहा, उसी लम्हे एक अदा के साथ कशमाला बोली तो फिर तुम तैयार हो मेरा दीदार करने को? वो बोला हाँ मैं तैयार हूं। दोनों ही इंतहाई रोमांटिक मूड में थे। कशमाला ने एक अदा के साथ अपने हाथ को आगे बढ़ाया और अपने उस नकाब को, जो उसने चेहरा जिससे छुपा रखा था, उस नकाब को जैसे ही उतारा, लड़के के मुंह से एक भयानक चीख निकल गई। वो आंखें इंतहाई खूबसूरत झील जैसी आंखें तो एक औरत की आंखें थीं, लेकिन उन आंखों से नीचे ना ही नाक था, ना ही मुंह था, ना ही होंठ था, वहां पे बाल ही बाल थे। पूरा चेहरा इस तरह का था जैसे किसी जानवर के जिस्म पे बाल होते हैं, जैसे बकरी के जिस्म पे, भेड़ के जिस्म पे मोटे मोटे बड़े गहरे एक गुच्छा सा बालों का होता है, या जैसे रीछ के जिस्म पे बाल होते हैं, ऐसे बाल ही बाल थे। अगर उन बालों के नीचे मुंह था या होंठ थे तो वो नजर तो आते ना कि यहाँ पे होंठ भी बने हुए हैं, होंठों के ऊपर भी बाल हैं, वहां पे कुछ भी नहीं था। और लड़के ने जैसे ही उस चेहरे को देखा तो उसके मुंह से एक जोरदार खौफ की वजह से चीख निकली, लेकिन इससे पहले कि वो दूसरी कोई चीख मार सकता, एकदम से उसी बालों से भरे हुए मुंह ने उसकी गर्दन पे अपना मुंह रख दिया। काशिफ ये न देख सके कि उस भयानक खौफनाक बालों से भरे हुए चेहरे ने उसकी गर्दन पे जब मुंह रखा है तो लड़के की कोई चीख ना निकल सकी। और वो जल्दी से संभल गए कि मुझे यहां से भागना है, ये कोई औरत नहीं है, ये तो कोई डाइन है, ये तो कोई चुड़ैल है, ये तो कोई आत्मा है, ये कौन है? वो खौफजदा हो गए। और वो इतनी मस्त हो चुकी थी, उसका खून पी रही थी, उसका गोश्त खा रही थी, क्या कर रही थी, काशिफ ये तो ना देख सके। आहिस्ता आहिस्ता वो वापस आए, डरते हुए, समझ चुके थे। अब उनको समझ आया कि एक पांव सीधे जो जा रहे थे वो लड़के के थे, और उस लड़के के साथ जो लड़की चलती हुई जा रही थी, बज़ाहिर वो लड़के को गले लगाए हुए आगे की तरफ चल रही थी। लड़के ने नहीं देखा था उसके पांव उल्टे थे। वो चल सीधी रही थी, क्योंकि उसके पांव उल्टे थे, वो पिछल पैरी थी, इसलिए वो लड़का तो नहीं देख सका। और काशिफ बार बार खौफजदा होते हुए जब अपनी गाड़ी तक पहुंचे, गाड़ी को स्टार्ट किया, तो वो एक ही बात सोच रहे थे, मैंने भी कभी इसके पांव नहीं देखे। जब ये आके खड़ी होती थी तो एक यहाँ पे पहाड़ों में रहने वाले लोगों ने एक जो लिबास पहन रखा होता है, स्पेशली लड़कियों ने, वो एक इतना लंबा होता है कि पाँव तक आ रहा होता है, जिससे उनके पाँव छुप जाते हैं। और वैसे भी काशिफ को पाँव देखने की कभी ज़रूरत पेश नहीं आई थी, एक लड़की समझ कर उन्होंने मदद की थी, लेकिन इस लम्हे वो तेज़ी से गाड़ी चलाते हुए भाग रहे थे।
गाड़ी चलाते चलाते वो घर तो पहुंच गए। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो मैं ये देख के हैरान रह गई, उनकी हालत बहुत अजीब थी। मैंने उनको पानी पिलाया, उनको बिठाया और उनको तसल्ली दी कि नॉर्मल किया। काफ़ी देर लगी उनको नॉर्मल होने में, लेकिन मैंने उनसे पूछा क्या हुआ है। वो ऐसी हालत में थे कि मुझे लगा कि मैंने कभी ज़िंदगी में काशिफ को इतना खौफज़दा नहीं देखा। मैं बार बार उनको नॉर्मल करती रही, जब काफ़ी हद तक नॉर्मल हो गए। और हाँ, मैं सच है, मैं बहादुर थी, मैंने बहादुरी का मुजाहरा किया, अपने शोर को कंट्रोल किया। और जब वो कवर हो गए, मैंने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने वो सारी बात मुझे बता दी। मैंने उनसे कहा, काशिफ आप वाकई ये बात देख के आए हैं? आपको ऐसी बातों पे यकीन है कि एक चुड़ैल थी, एक कोई उल्टे कदमों वाली औरत थी जिसके पाँव के निशान उल्टे थे और उसका मुंह भी नहीं था, बाल ही बाल थे, उसने उसकी गर्दन पे मुंह रख दिया, वो पता नहीं खा रही थी या क्या कर। ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने आपको पहले भी ज़िंदगी में कहा था, इंसान जैसा सोचता है उसको वैसे ही ख्वाब आते हैं, जैसा वो सोचता है ज़िंदगी में वो ऐसा ही महसूस करता है। चले मेरे साथ, अभी चले मेरे साथ, मैं आपके साथ चलती हूँ, बैठे गाड़ी में, देखते हैं कहाँ है वो इतने खौफजदा थे और मुझसे बोले नहीं, मुझे वहाँ नहीं जाना। खैर मैंने उनको काफ़ी नॉर्मल किया, काफ़ी उनके साथ रिलैक्स किया, गपशप करती रही, आखिर वो रिलैक्स हो गए। मैंने कहा आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं होता। खैर रिलैक्स हो गए। रात को मैं उनके साथ बैठी रही, बातें करते रहे, मैंने उनको काफ़ी हद तक रिलैक्स कर दिया था। वो थे तो बहुत बहादुर, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन शायद उन्होंने क्या देखा था मुझे तो उस बात पे यकीन नहीं था, लेकिन जो वो देख चुके थे, बता रहे थे, उसकी वजह से वो बेइंतहा खौफज़दा थे। अगले दिन मैंने उनको कहा आपको ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे तो आप कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट डे चले जाइएगा, छुट्टी कर लें। उन्होंने ऑफिस से छुट्टी कर ली। उससे अगले दिन वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुके थे। उन्होंने मुझे खुद से कहा मैं बेहतर फील कर रहा हूँ, ठीक है अब हम लेट नहीं करते, मुझे ऑफिस जाना है। मैंने कहा ठीक है आप ऑफिस चले जाइए। उन्हें ब्रेकफास्ट किया, थोड़ा सा लेट हो गए, रूटीन में जिस वक्त निकलते थे उससे तकरीबन 1 घंटा वो लेट थे। ऑफिस के लिए रवाना हो गए। ऑफिस पहुंच गए, मैंने उनसे खैरियत मालूम की। मोबाइल तो नहीं थे उस वक्त, दूसरे फ़ोन होते थे, दूसरे फ़ोन से पता किया ऑफिस से खैरियत से पहुंच गए। वो बोले हाँ मैं खैरियत से पहुंच गया हूँ, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, अब मैं नॉर्मल हूँ और वैसे भी अब मैं कोशिश करूँगा कि बजाय मैं 7 बजे कि मैं जल्दी ही आ जाऊँ। 2-3 दफ़ा मेरी उनसे ऑफिस में बात हुई, मुझे नॉर्मल नज़र आया, मैं भी रिलैक्स हो गई। और जब वो निकलने लगे तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि ठीक है अब मैं रवाना होने लगा हूँ, आज मैं जल्दी आ रहा हूँ, बस मैं घर पहुँचता हूँ। मैंने कहा ठीक है। काशिफ रवाना हो गए और मैं उनका इंतज़ार करने लगी। अमूमन जल्दी गाड़ी चलाई जाए तो 30 मिनट वरना 40-45 मिनट लग जाते थे और वो पहुँच जाते थे। 45 मिनट हो गए, काशिफ आने वाले थे, मैं उनके इंतज़ार में थी। 50 मिनट हो गए, काशिफ नहीं आए। 55 मिनट हो गए, 60 मिनट हो गए। मैं ऑफिस तो मुझे फ़ोन कर चुके थे कि मैं निकलने लगा हूँ। मैंने फिर से ऑफिस की घंटी बजाई तो वहाँ से पता लगा वो तो निकले हुए उनको 1 घंटा हो चुका है। यकीनन वो उस वक्त निकल गए थे जब उन्होंने मुझे फ़ोन किया था। मज़ीद कुछ देर इंतज़ार किया तो मैं परेशान हो गई। अब 1.5 घंटा हो गया था, काशिफ नहीं आए थे। मुझे परेशानी लाग होगी, क्या हुआ है, रास्ते में हुआ है, क्या हुआ है, उनको पहुंच जाना चाहिए था। जब 1.5 घंटा हो गया तो मैंने फ़ैसला किया कि मुझे निकलना चाहिए, ऑफिस फ़ोन करना चाहिए, गाड़ी मंगवानी चाहिए और कुछ करना चाहिए। मैंने ऑफिस कॉल की और मैंने गाड़ी मंगवाई इससे पहले कि मज़ीद लेट हो। तकरीबन गाड़ी मंगवाते, फ़ोन करते 1 घंटा 55 मिनट के बाद मुझे कॉल आई है कि आप जल्दी से, गाड़ी पहुंचने वाली है, आप गाड़ी में पहुंचिए, काशिफ साहब को अस्पताल लेकर गए हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया है। और मेरे दिल के अंदर जो एक खौफ था, जो डर था कि सब खैर करे, अल्लाह खैर करे, 40-45 मिनट से ज़्यादा तो टाइम नहीं लगता, वरना 30 मिनट भी कभी लग जाते हैं, वरना मैक्सिमम 45 मिनट और कम से कम 30 मिनट, तो ये तो 1.25 घंटे होने वाले थे। जल्दी से गाड़ी पहुंची मेरे पास और मैं अस्पताल पहुंची तो काशिफ शदीद ज़ख्मी भी थे और बेहोश थे। तो पता लगा उनकी गाड़ी उस मोड़ से जो उन्होंने बताया था जहाँ से उस लड़की को उठाते थे, उससे बिल्कुल उसी जगह पे जहाँ पे वो मुझे बता चुके थे, जहाँ उसको उतारते थे, उस जगह पे उनकी गाड़ी एक दरख्त के अंदर
इस अंदाज में लगी हुई थी कि लोगों ने देखा तो इतला दी, तो लोग पहुंचे, उनको निकाला गया। वो बेहोशी की हालत में थे, उनको सर में, जिस्म पे काफ़ी जगहों पे चोटें आ चुकी थी। यकीनन मैं अकेली थी, मेरे लिए शदीद परेशानी की बात थी। काशिफ का एक शदीद एक्सीडेंट हो चुका था। उनका अस्पताल में जो एक देखभाल हो सकी, उन्होंने रिकमेंड किया आप कोशिश करें इनको बड़े अस्पताल में ले जाएं। शहर के हम बड़े अस्पताल में ले गए। हम एक डॉक्टरों ने अपनी तरफ से पूरी एक तवज्जो की। ख़तरे से वो बाहर आ गए। उनकी ज़िंदगी को जो ख़तरा था, वो चोटें वगैरह थी, अल्लाह की रहमत हुई, वो उससे बाहर आ गए। वो वाक़या जो मुझे बता चुके थे, इसके अलावा वो कोई नहीं जानता था। अगले दिन उन्होंने छुट्टी की थी और उससे अगले दिन जब वो ऑफिस गए थे तो उनका एक्सीडेंट हो गया है। मैं खुद परेशान थी कि ये क्या हुआ है। मैं बेचैन थी कि शौहर को होश आए और मैं उनसे पूछ सकूं। 3-4 दिन वो अस्पताल में रहे और उसके बाद डॉक्टर ने कहा अब ये बिल्कुल ठीक हैं, ख़तरे से बाहर हैं, दिमाग पे भी कोई ऐसी गहरी चोट नहीं आई, इनको बेड रेस्ट की ज़रूरत है और अभी कोशिश कीजिएगा आप इनको यहीं रखें, रावलपिंडी भी ना लेके जाएं, अब ये लंबा सफ़र ना करें फ़िलहाल, अभी ये बिस्तर पे रहें कुछ दिनों तक। उसके बाद जब ये बेहतर फील करें तो फिर आप इनको रावलपिंडी लेके जाइएगा। क्योंकि मैं उनसे पूछ रही थी, अक्सर मैं सोच रही हूँ बजाय यहाँ ये अकेले रहें, मैं इनको घर ही ले जाती हूँ रावलपिंडी। तो उन्होंने कहा अभी लंबा सफ़र ना करें, अभी यहीं रखें इनको और कुछ दिनों तक ये बेड रेस्ट करें, उसके बाद जा सकते हैं। कुछ दिनों के बाद हमें अस्पताल से छुट्टी मिल गई और काशिफ घर आ गया। वो बेड रेस्ट पर थे। अस्पताल में मुझे डॉक्टर ने कहा था अभी इनको कोई ऐसी बात ना कीजिएगा जिससे ये स्ट्रेस लें, जिसमें ये परेशानी में आए, क्योंकि इस हादसे की वजह से थोड़ी सी उलझे हुए हैं, ये परेशान नज़र आ रहे हैं। लेकिन कोई नहीं जानता था, मैं जानती थी ये परेशान किस बात पे हैं। डॉक्टर को तो इस बात का नहीं पता था जो उनके साथ कुछ दिन पहले वाक़या हुआ है, मुझे तो पता था। तो मैं बेचैन थी कि ये मुझसे बात करें, लेकिन अस्पताल में बात नहीं कर रहे थे। जब वो घर पहुंच गए तो मैं परेशान थी कि काशिफ मुझे खुद बताएं, कि बजाय मैं उनसे बात छेड़ूं, लेकिन मैं बहाने से कोशिश कर रही थी कि अब आप ठीक हैं, अब आप ठीक हैं, मुझे बताइए तो सही क्या हुआ। मैं जब भी ये जुमला कहती थी क्या हुआ, कैसे एक्सीडेंट हुआ, तो एकदम से उनकी आंखों के सामने ऐसा खौफ सवार हो जाता, उनकी आंखें ऐसे खौफ से देखना शुरू हो जाती कि मैं भी घबरा जाती कि मज़ीद इनको परेशान ना करूं। यूँ घर में भी 1-2 दिन मैंने उनको रेस्ट दिया, उनसे कोई बात नहीं की। ये तीसरा दिन था। आज वो काफ़ी बेहतर थे, बात वगैरह भी कर रहे थे, खुद से कुछ बातें भी कर रहे थे। मैं उनके पास बैठी हुई थी, खान साहब खाना वगैरह देख रहा था, सौदे वगैरह वो खान सामा ले आता था। शाम का टाइम था तो मैंने उनसे कहा अब आप बेहतर हैं, अब तो मुझे बताइए क्या हुआ था। अब तो बिल्कुल खैरियत से थे, घर से ऑफिस से रवाना हुए, मुझे आपने कॉल की, लेकिन मुझे फिर खबर आई कि एक्सीडेंट हुआ है, क्या हुआ था। तो एकदम से बोले उस वक्त मैं जब ऑफिस से रवाना हुआ, मैं गाड़ी में बैठा और मैंने गाड़ी को बस स्टार्ट लफ्ज़ पूरा ना कह सके और उनके मुंह से स निकलना शुरू हो गया और मेरी बिल्कुल राइट साइड पे पीछे वाली तरफ देख के उनकी आंखें इस तरह टिक गईं जैसे किसी को वो देख रहे हों और उनकी आंखों में वही खौफ आ गया। अभी तो बिल्कुल नॉर्मल थे, सारी कहानी मुझे बताने जा रहे थे, लेकिन एकदम से उनकी आंखों में खौफ सा आ गया और लफ्ज़ स्टार्ट तक ना कह सका। वो कहना चाह रहे थे, मैंने जैसे ही गाड़ी स्टार्ट की तो एकदम जैसे उन्होंने पीछे देख लिया। मैंने पीछे मुड़ के देखा, पीछे कुछ भी मुझे नज़र नहीं आया। मैं कहा काशिफ क्या हुआ है, क्या हुआ है। लेकिन उनकी आंखें इस तरह पत्थर की सी हो गई, ऐसे एक जगह पर रुक गई जैसे उनमें खौफ भर गया हो और पीछे कोई चीज़ को वो देख रहे हो। मैं बार बार पीछे देखूं, काशिफ की तरफ देखूं, पीछे कुछ भी नहीं था, लेकिन वो मुसलसल देखे जा रहे थे। मुझे उस लम्हे अंदाज़ा हुआ कि ये फिर से डर गए हैं और कोई मामला गड़बड़ ज़रूर है। मैंने गौर करके पीछे देखा, क्या कुछ है पीछे? पीछे तो कुछ भी नहीं था। मैंने उन्हें कहा काशिफ। मैंने उनको खैर नॉर्मल किया, पानी पिलाया और खान साहब को आवाज़ दी, वो पानी लेकर आया। तो उसने जब हालत देखी तो कहता है मैडम इन पे पढ़ के दम करें। और मैंने कहा हाँ तुम ठीक कह रहे हो, क्या तुम भी पढ़ सकते हो? उसने कहा हाँ। उसने पढ़ना शुरू किया, इधर से मैंने भी पढ़ना शुरू किया। हम जैसे पढ़ते रहे, काशिफ की वो आंखें जो बिल्कुल खौफ की हालत में थी कुछ बेहतर होनी शुरू हो गई। उसने इतना फ़र्क पड़ा हमारे पढ़ने से कि काशिफ की आंखें जो बगैर पलके झपकाए बाहर की तरफ देख रही थी, उस वक्त उन्होंने पलकों को झपकाया और पलकों को झपका के जैसे वापस आ गया हूँ, मुझे और खड़े हुए खान साहबा को देखा और फिर पीछे की तरफ देखा, उसी सिम जहाँ पे देख के उनकी आंखें एक जगह पे रुक सी गई थी। अब वहाँ पे जैसे लगा उनकी आंखों में अब खौफ नहीं है, अब वो नॉर्मल हो गए हैं।
खैर कुछ वो बेहतर हो गए, मैंने अब मज़ीद पूछना बेहतर ना समझा। रात हो गई। ये रात का शायद 12 बजे का टाइम होगा कि हमारी छत के ऊपर किसी के कूदने की आवाज़ आई, जैसे कोई ज़ोर से छत पे कूदा हो। जैसे ही मैंने कूदने की आवाज़ सुनी तो मैं चौंक गई, और काशिफ मुझसे पहले ही जागे हुए थे, मैं सोई हुई थी। उस कूदने की आवाज़ की वजह से मेरी आंख खुल गई और मैं चौंक सी गई। मैंने काशिफ की तरफ देखा, वो जाग रहे हैं और छत की तरफ देख रहे हैं। तभी उनके मुंह से एक जुमला निकला, वो आ गई है, ऐसे घुटी घुटी आवाज़ में। मैंने कहा कौन आ गई है काशिफ, कौन आ गई है? वो आ गई है। मैं एकदम से समझ गई कि फिर से डर गए हैं, कुछ हो गया है। कि तभी मेरे कानों ने एक क्लियर आवाज को सुना, जैसे किसी ने पांव के अंदर पाजेब पहन रखी हो और पाजेब पहन के कोई चल रहा हो। छन छन छन, आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हो और छन छन की आवाज आ रही हो। मैंने इधर उधर देखा, मुझे कहीं कुछ नजर ना आया सिवाय उस आवाज के, जो एक पाजेब की पायल की आवाज थी। किसी ने अपने पांव में पायल पहन रखी थी और उसकी छन छन की आवाज थी। मैं कुछ देर आवाज को ऐसे सुनती रही कि तभी मेरे कानों में एक कहका सुनाई दिया, एक क्लियर कहका, जैसे कोई जोर से हंसी हो। हा 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 हा। यह एक लड़की का कहका था, एक जवान लड़की का कहका। और जैसे ही पहले मैंने पायल की आवाज को सुना और उसके बाद कहके की आवाज को सुना, तो मैं अलर्ट हो गई कि हमारे घर के इर्द गिर्द तो कोई ऐसा घर नहीं है जहां पे रात के इस पहर कोई कहके लगाए, कोई पायल की आवाज आए। जहां पे ये बड़ा सा हमारा बंगला हमने जिस जगह पे लिया था, काफी बड़ा बंगला था, इसके काफी कमरे खाली पड़े हुए थे, लेकिन हमारे घर में तो ना कोई मेहमान आया था, ना कोई इस तरह की कोई और फीमेल थी। ये कौन है? कि उसी वक्त जो काशिफ की आंखें फिर खौफ से उसी तरह हो गई थी, मैं एकदम से उठी और बगैर घबराए मैं कमरे से बाहर आ गई। और काशिफ की आवाज़ घुटी घुटी सी मुझे ऐसे सुनाई दी जैसे वो कह रहे हैं बाहर मत जाओ, बाहर मत जाओ। लेकिन मैंने उनकी परवाह किए बगैर मैं बाहर आ गई कि जो भी है मैं देखूं तो सही कौन है। मैं चलती हुई बाहर आई। मैं जैसे ही बाहर आई तो पायल की आवाज़ जो अभी तक आ रही थी वो रुक सी गई। वो कहका जो 2 दफ़ा सुनाई दिया था अब सुनाई न दिया। मैं बाहर खड़ी इधर उधर देख रही थी, यहाँ तक कि मैं छत की तरफ देख रही थी। और मैंने ऊंची आवाज़ में कहा, कौन हो तुम जो भी हो मेरे सामने आओ, कौन है यहाँ पे? मैं इतनी ऊंची ऊंची बोल रही थी, इतनी जज्बाती हो गई थी कि घर में एक खान सामा था, 1-2 और लोग भी वहाँ पे रहते थे जो हमारे मुलाजिम थे, वो भी जाग गए, बाहर निकल आए कि क्या हुआ है, कोई चोर घुस आया है या क्या हुआ है। कि तभी जैसे ही वो 2-3 लोग भी बाहर निकल के यार बोले, बाजी सब खैरियत है? बीबी जी क्या हुआ है? मैंने कहा देखो कौन है, घर के अंदर कोई घुसा है, कौन आ गया है घर के अंदर? काशिफ अंदर हैं, लेटे हुए हैं और बाहर मैं उनसे कह रही हूँ। वो कहते हैं जी बीबी जी हम देखते हैं। और उन्होंने टार्च वगैरह जलाकर इधर उधर देखना शुरू कर दिया और मैं वहीं पे खड़ी हुई गुस्से से देख रही हूँ कि जो भी है मेरे सामने है, मैं देखूँ तो सही कौन है ये। कि उसी वक्त दोबारा से पाजेब की पायल की आवाज़ आना शुरू हो गई, छन छन छन। और मैं खड़ी देख रही हूँ कि आवाज़ चारों तरफ से आ रही है, सिमत का तयन नहीं कर पा रही कि सामने से है, पीछे से है, लेफ्ट से है, राइट से, हर तरफ से आवाज़ आ रही है। कि वो मुलाजिम आ गए और कह रहे हैं परेशान हो गए, बीबी जी आवाज़ आ रही है पायल की लेकिन कोई है नहीं। मैं कह रही हूँ कोई तो है ना यहाँ पे मौजूद है, उसको देखो यहाँ पे। तो हमारा एक जो बूढ़ा चौकीदार सा भी था वो आगे आया और बोला, बीबी जी आवाज़ आ रही है लेकिन ये नज़र नहीं आ रही। आपको शायद इस बात का मालूम नहीं, इन पहाड़ों के अंदर इंसानों के अलावा भी कई मखलूक़ात रहती हैं। मैंने कहके को सुना है, बाकी कहका किसी ने नहीं सुना था, उस बुज़ुर्ग ने सुना था। और वो बोले मैंने कहका सुना है। वो 2 दफ़ा हंसी थी, क्या तुम लोगों ने सुना है? उन्होंने गर्दन हिलाई कि नहीं मैंने सुना है। पता नहीं बीबी जी आपने वो कहका सुना है या नहीं। मैं उसी वक्त समझ गया था ये कोई वो मखलूक है जो इंसान नहीं होती, ये जिन्नात में से होती है या फिर इंसानों में से जो मंतर उल्टे सीधे
नऊज़ बिल्लाह कुरान को उल्टा सीधा पढ़ के ये चुड़ैलें बन जाती हैं। ऐसी ये मखलूक़ें हमारे इन इलाकों में बहुत कभी कभी नज़र आती हैं। अभी आवाज़ चारों तरफ से आ रही है लेकिन वो नज़र नहीं आ रही, वो यहीं कहीं मौजूद है। आप अपने कमरे में जाइए, बेहतर है, मेरी उम्र हो चुकी है, मैं बहुत कुछ जानता हूँ। आप कमरे में जाइए और अपने शौहर पे हिसार कीजिए, अपने ऊपर हिसार कीजिए। और बाकी उन दोनों को दे के मुखातिब हुए, और तुम लोग भी फ़ौरन अपने ऊपर हिसार करो, घर के ऊपर हिसार करो और जल्दी से एक पानी की बोतल ले आओ। मैं इसके बावजूद रुकना चाहती थी, उनसे मजीद कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन मुझे उन्होंने गर्दन हिला के कहा, जाओ बेटी, देर मत करो। मैं चलती हुई अंदर आ गई और सीधा मुझे यही करना चाहिए था। मैंने अपना भी हिसार किया, आयतुल कुर्सी चारों कुल पढ़ के अपने ऊपर दम किया, शौहर के ऊपर भी दम किया। उन बुजुर्ग ने वहां पे पानी की बोतल मंगवाई और पानी की बोतल के ऊपर वो पढ़ते रहे। पानी की बोतल पढ़ने के बाद उनसे बोले, थोड़ा थोड़ा ये सब पियो, बीबी जी और उनके शौहर को भी दो, साहब को भी दो। वो पानी थोड़ा सा मुझे दिया गया, साहब को भी दिया गया, उनको पिलाया गया, मुझे पिलाया गया, बाकी सब ने पिया और घर के अंदर छिड़काव करते रहे। यहाँ तक उसके बाद कोई आवाज़ नहीं आई, कुछ भी नहीं हुआ। जब खामोशी हो गई तो वो बुजुर्ग कमरे के बाहर खड़े हुए मुझे कहते हैं, बीबी जी बाहर आइए। मैं बाहर गई, मैं कहा, हाँ बाबा जी बोलें। वो बोले, मैंने देख लिया है उसे, वो साहब जी के लिए आई है, आप देर मत कीजिए, कल ही साहब जी को लेके यहाँ से चली जाइए और वहाँ जाके किसी अल्लाह के नेक बंदे से रब्ता कीजिए। कहीं ऐसा ना हो वो साहब जी के पीछे आई है, वहाँ तक भी उनके पीछे आ जाए। बेहतर है आप यहाँ मत रुकिए, वो बदले की आग में भटक रही है, वो साहब जी को नुकसान पहुँचाना चाहती है। कौन है वो? कौन साहब जी को नुकसान पहुँचाना चाहती है? बीबी जी, वो पिछल पैरी है, उल्टे पैरों वाली, वो डाइन है, वो चुड़ैल है, वो इंसानों को खा जाती है। देर मत कीजिए, आज तो इस घर को मैंने दायरा कड़ा लगा लिया है, लेकिन कल वो मजीद ताकत के साथ हमला करेगी, आप यहाँ से चले जाइए। मैं रात को सो न सकी, मैं अपने शौहर के साथ बैठी रही, मुसलसल पढ़ती रही। जैसे ही सुबह हुई, गाड़ी मंगवाई गई, ड्राइवर मंगवाया गया और फौरी तौर पे हमने घर जाने का फैसला किया। डॉक्टरों ने मना किया था कि इनको अभी बेड रेस्ट करवाना है, लेकिन हालात ऐसे हो गए थे कि मैं मजीद रिस्क नहीं ले सकती थी। शौहर को पीछे सीट पे लिटाया और हम लोग रवाना हो गए। घर हमने इतला कर दी थी, उससे पहले ही जैसे ही हम वहां पे पहुंचे तो काशिफ के वालिद साहब, जिनको पहले ही सारी इतला दे दी गई थी, वो एक ऐसे अल्लाह के नेक बंदे का बंदोबस्त कर चुके थे। जो हम जैसे ही घर पहुंचे तो एक बुजुर्ग घर में पहले ही मौजूद थे। जब काशिफ का एक्सीडेंट हुआ था तो उनके वालिद साहब दूसरे मुल्क गए हुए थे। उनकी वालदा अकेला आना चाहती थी, मैंने मना कर दिया था कि अंकल आने वाले हैं, जैसे ही आए तो उनके साथ आइएगा। और वैसे भी मैंने उनको फिर खबर सुना दी थी, अब काशिफ ठीक हैं, अंकल आने ही वाले थे, क्योंकि जैसे ही पाकिस्तान पहुंचे आंटी तैयार हुई कि दोनों रवाना हुए, तो इतनी देर में मैंने उनको फ़ोन कर दिया कि हम लोग आ रहे हैं। और जब हम घर पहुंचे तो एक सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग से पहले ही घर में मौजूद थे। काशिफ को अंदर लिटा दिया गया। कुछ देर वो पढ़ते रहे। वो वाकई कोई अल्लाह वाले लग रहे थे। उनकी शक्ल से नूर जिस तरह टपक रहा था, लग रहा था कोई पीर, आमिल, फ़कीर ऐसा नहीं था जिस तरह एक ढोंगी या इस तरह के लोग होते हैं, क्योंकि मैं इन बातों को नहीं मानती थी, लेकिन उस शख्स की पर्सनैलिटी देख के मुझे अंदाज़ा हो गया था, नहीं ये कोई वाकई नेक बंदा है जिसके पास इल्म है। उसने बैठ के 2 घंटे पढ़ाई की काशिफ के पास। हम लोग सारे बाहर मौजूद थे। उसने हम सबको बाहर भेज दिया कि मुझे यहाँ पे अकेला रहना है काशिफ के साथ, आप लोग बाहर जाइए, मुझे ज़रूरत होगी मैं आपको अंदर बुला लूँगा। 2 घंटे के बाद उन्होंने हमें अंदर बुलाया और हम अंदर गए तो बोले, हाँ ये बात सही है, आज रात वो पीछे आ चुकी है, वो बदला लेने के लिए बेचैन है। उस बुजुर्ग ने, जो मैंने सारी बात बता दी थी, बुजुर्ग की बात भी बता दी थी उनको, कि उस बुजुर्ग ने जो आपको कहा था, सही कहा था कि ये वहाँ तक भी पीछे जा सकती है। उस बुजुर्ग का इल्म जहाँ तक था, तो उस रात उसने उस घर को दायरा कड़ा लगा दिया था। वो घर से तो चली गई थी, दिन की रोशनी में वो नहीं आ सकती, रात को ही आती है। और उन्होंने जिस तरह खदशा जाहिर किया था कि वहाँ तक भी वो पीछे आ सकती है, वो यहाँ पीछे आ गई है।
अच्छा किया काशिफ के वाले साहब ने मुझे पहले ही बुला लिया और मैंने एहतियातन इस घर को पहले ही आप लोगों के पहुंचने से पहले दायरा कड़ा लगा दिया। आप दिन की रोशनी में ही पहुंच गए और अब अंधेरा हो चुका है, लेकिन इस घर का दायरा कड़ा लग चुका है। वो बेचैन है बदला लेने के लिए। मैंने कहा, किस चीज का बदला? मेरे शौहर ने क्या किया है? क्यों वो मेरे शौहर से बदला लेना चाहती है? तो वो बोले, तुम्हारे शौहर ने उसको असली रूप में देख लिया है। उस वक्त वो महव थी अपने शिकार को शिकार करने में, लेकिन बाद में उसने बू सूंघ ली थी कि काशिफ यहां आया था। जब वो खून पी के उसका नुकसान करके खड़ी हुई तो उसको पता लग गया कि वो आया था और यहां से वापस गया है। तभी अगले दिन उसी ने तुम्हारे शौहर का एक्सीडेंट किया है। अभी इन बातों का वक्त नहीं, काशिफ तफसील से बता देंगे। अभी तो मुझे उसका बंदोबस्त करना है ताकि उसको मैं वापस भेज सकूं, वरना वो नुकसान पहुंचा सकती है। मैंने 2 घंटे जो पढ़ाई की है उसमें मुझे सारा कुछ मालूम हो गया, उसकी ताकत का भी मालूम हो गया। अभी आप लोगों को कुछ काम करना है। जो चीज़ें मैं बता रहा हूं फौरन इन चीज़ों का बंदोबस्त करें। उन्होंने काफ़ी चीज़ें हमसे मंगवाई। वो चीज़ें हमने फौरी तौर पर उनको ला कर दी। वो चीज़ें लेकर अंदर चले गए। पढ़ाई करते रहे। मजीद तकरीबन 2.5 घंटे उन्होंने पढ़ाई की। क्या पढ़ाई की कोई नहीं जानता। और मजीद 2 घंटे पहले पढ़ चुके थे, 2.5 घंटे और मजीद की। रात हो गई थी काफ़ी ज़्यादा। वो पढ़ चुके, पसीने पसीने हो गए थे। और जब वो बाहर आए तो बोले, हाँ मैं कामयाब हो गया, मैं उसको भेजने में कामयाब हो गया। वो बहुत ख़तरनाक थी, बहुत ताकतवर थी। ये तो खुदा का शुक्र है कि इस घर को पहले ही मैंने दायरा कड़ा लगा दिया था। अगर मैं इस घर को दायरा कड़ा ना लगा चुका होता तो इस घर में अगर दाखिल हो जाती तो मेरा इल्म भी कमज़ोर पड़ जाता, मुझ पर वो हावी हो जाती। लेकिन क्योंकि मैंने दायरा कड़ा लगा दिया था, वो अंदर दाखिल नहीं हो सकी, इसलिए मैं उस पर हावी हो गया और मैंने अपने इल्म की रोशनी में उसको जकड़ लिया और उसको वापस जाने पर मजबूर कर दिया। मैं चाहता तो आप लोगों को बुलाकर वो सब दिखा सकता था जो मेरी आंखों के सामने उसके साथ हुआ और मैं जो उससे हम कलाम हुआ। लेकिन मैं समझता हूं एक ऐसी मखलूक जो इंसानों में अब नहीं रही, एक और मखलूक बन चुकी है, उसको अब ना ही देखते तो बेहतर है, वरना इंसानों के दिमाग पे उसके असरात रह जाते हैं। इसलिए मैंने आप लोगों को बुलाए बगैर उसको भेज दिया है। अब आपके शौहर ख़तरे से खाली हैं। अब इनकी ज़िंदगी को कोई ख़तरा नहीं। मैं फिर भी राब्ते में हूँ। कल आपको जब भी मेरी ज़रूरत पड़े मुझे बुला लीजिएगा। तो काशिफ के वालिद ने रिक्वेस्ट की, अगर आज रात आप यहीं पे रुक जाएं। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं आपकी ख्वाहिश के लिए यहीं रुक जाता हूँ, लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं है। रात को उनको कमरा दे दिया गया। वो वहाँ पर रुके। मैं काशिफ के पास पहुँच गई। काशिफ बेहतर नज़र आ रहे थे, अब उनके अंदर खौफ नहीं था। रात सुकून से गुजर गई, कोई परेशानी की बात नहीं हुई। जब सुबह हुई उन्होंने इजाज़त चाही, नाश्ता वगैरह करके उनको इज्जत के साथ काशिफ के वाले साहब रवाना कराए। लेकिन सारा दिन कोई ऐसी बात नहीं हुई। काशिफ बहुत रिलैक्स नज़र आ रहे थे, जैसे उनकी आंखों के अंदर से जो खौफ था वो ख़त्म हो चुका था। अगला दिन और अगली रात बिल्कुल सुकून से गुजरी। वो जो हिदायत करके गए थे बुज़ुर्ग, हमने पूरी उन हिदायत पे अमल किया। काशिफ की वालदा ने, वालिद ने, मैंने। 2-3 दिन के बाद काशिफ बिल्कुल रिलैक्स हो गए। तो तब मैंने पूछा नहीं, लेकिन एक उम्मीद थी कि वो खुद मुझे बताएंगे। खुद उठकर बैठे और बताने के मूड में आए, अब मैं बेहतर हूँ, मुझे लगता है वो जा चुकी है। मैंने कहा, अगर आप इजी फील करें तो मुझे ज़रूर बताएं। तो तब मुझे काशिफ ने बताया कि जब मैं ऑफिस से रवाना हुआ था तो वो उसी जगह पर मौजूद थी। आज मैं जल्दी आया था, अंधेरा भी नहीं हुआ था इतना ज़्यादा, हल्का हल्का अंधेरा था, लेकिन उसी मोड़ के सामने मौजूद थी। और मैं समझ चुका था कि ये तो वही डाइन है, ये तो वही चुड़ैल है, मैंने नहीं रुकना। अगर ये खड़ी रही तो मैं इसके ऊपर गाड़ी चला दूंगा। अच्छा है चुड़ैल मर जाए। और जैसे ही मैंने मोड़ काटा तो वो सामने खड़ी थी, दरमियान में, गुस्से में भरी हुई। मैंने गाड़ी रोकी नहीं, मैंने गाड़ी की स्पीड तेज़ कर दी कि इसको टक्कर मारता उड़ा दूँ। और जैसे ही जाके मैंने इसको टक्कर मारी तो इससे पहले कि गाड़ी उससे टकराती, वो इसने एक मेरी आंखों के सामने चिमगादड़ का रूप लिया। चिमगादड़ नहीं, मतलब एक परिंदे की तरह, चिमगादड़ की तरह एक परिंदे का रूप लिया और उड़ती हुई चली गई। उसको गाड़ी की टक्कर नहीं लगी। और एकदम से आगे जाके धज़ की आवाज़ आई, कोई छत के ऊपर आकर गिरा था, गाड़ी के छत के ऊपर। और मेरे कानों में आवाज़ आई,
काशिफ, अब तुम मुझे मारने की कोशिश करोगे? एक तो तुम मेरा रूप देख चुके हो, तुमने मुझे असली रूप में देख लिया है, और अब तुम मुझे मारोगे, गाड़ी के साथ मुझे मारने की कोशिश करोगे। तो फिर ये लो, देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूं। ये आखिरी लाइनें थी जो मेरे दिमाग ने सुनी, और उसके बाद मेरी गाड़ी का स्टीयरिंग ऐसे लगता था जैसे मेरे हाथ में नहीं है, किसी और के हाथ में चला गया हो। मैं अपनी जगह पे बैठे बैठे ऐसे अकड़ सा गया था, ना मैं एक्सीलेटर से पाँव हटा पा रहा था, ना मैं ब्रेक लगा पा रहा था, मैं हिल भी नहीं पा रहा था। गाड़ी कोई और चला रहा था और गाड़ी सीधी दरख्त की तरफ जब गई है, उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं रहा। गाड़ी टकरा चुकी थी, मैं बेहोश हो गया था, मुझे चोटें लग गई थी, मुझे कुछ भी नहीं पता। जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल में था। और जब तुमने मुझसे कहा था क्या हुआ था और मैं तुम्हें कहानी सुनाने लगा था, तो उसी में तुम्हें याद होगा मैंने तुम्हारी तरफ देख के स्टार्ट लफ्ज़ बोलना चाहता था, बोल नहीं सका था। वो बिल्कुल दूर घर की वो जो दीवार है वहाँ पे खड़ी हुई थी, और उसको देखकर मैं डर सा गया था। जिस रात तुम बाहर खड़ी उसको ढूंढ रही थी, छत पे वही थी, पायल पहने हुए, कहका लगाते हुए। उसी का कहका था ये, वही कशमाला थी, वही डाइन, वही चुड़ैल। लेकिन तुमने पढ़ाई की, उस बाबा जी ने उस घर के अंदर दायरा कड़ा लगा दिया, वो जो पानी पिलाया उन्होंने हमें बचा लिया। जब मैं इस घर में पहुंचा हूं, ये जो बुजुर्ग आए थे, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या किया है। मैंने एक लाइन सिर्फ बता सकता हूं, जब इन्होंने पढ़ना शुरू किया था तो मैंने कमरे के दरवाजे को खुलता हुआ देखा है। मैं लेटा हुआ था, ये मेरे सामने बैठे पढ़ रहे थे, दरवाजा धड़म से खुला है, लेकिन जो अंदर दाखिल हुआ था मैंने उसको नहीं देखा। मैं डरा हुआ था कि बुजुर्ग अपनी जगह से खड़े हो गए और सामने कोने की तरफ देखकर पढ़ते रहे, और पानी का छींटा उठा के जैसे ही कोने पे डाला था तो कोने पे वो हिडन जिस्म जो छुपा हुआ था, जो नजर नहीं आ रहा था, जैसे ही उस पे पानी पड़ा था तो उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकली थी। उसके जहरीले दांत, बड़े बड़े नोकीले दांत खुल गए थे, उसका चेहरा लाल सुर्ख था, उसकी आंखें लाल सुर्ख थी। एक बड़ा सा मुंह जो बालों से बड़ा भरा हुआ था, जिसको मैंने पहले भी देख चुका था लेकिन उसका मुझे मुंह नहीं नजर आया था। आज उसने मुंह खोला था तो इतना बड़ा मुंह था कि उसके अंदर अगर दोनों हाथ भी घुसा दिए जाएं तो इतना बड़ा मुंह था कि उसके अंदर दोनों हाथ चले जाएंगे। और उसके दांत इतने बड़े बड़े ऊपर से नीचे थे जैसे किसी मछली के बहुत बड़े बड़े दांत हों। और जैसे ही उसके ऊपर पानी डाला तो वो एकदम से चीखी थी, उसने गुर्राई और अपने दांतों को खोला तो मैंने उसके नाखून, अजीब तरह के उसके कान और बड़े से मुंह और दांतों को देखा तो मैं डर सा गया। और उसी लम्हे बुजुर्ग मेरे करीब आए, मेरी आंखों पे जैसे ही हाथ रखा मैं बेहोश हो गया। उसके बाद क्या हुआ, वो क्या करते रहे, मैं नहीं जानता। जब मैं होश में आया तो सब कुछ नॉर्मल हो चुका था, मेरा वजूद बिल्कुल हल्का फुल्का हो चुका था। जो मैं इतना परेशान था, खिंचा हुआ था, टाइट सा था, डरा हुआ सा था, बिल्कुल रिलैक्स हो चुका था। और आज तीसरा चौथा दिन है, अब मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ। ऐसे लगता है जैसे मेरी ज़िंदगी से वो एक भयानक ख्वाब था जो दूर जा चुका है। उन्हें मुझे सारी बात बताई और मेरी तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे मुझसे कहना चाह रहे हो अब तो मान लो ये बातें सच होती हैं। तो मैंने उनसे कहा, हाँ काशिफ, मैंने उसका कहका सुना था, मैं मानती हूँ ये चीज़ें होती हैं। मैं गलती पर थी कि मैं इन चीज़ों को नहीं मानती थी, अब मैं मान गई हूँ। और वो जो बुज़ुर्ग आए थे घर में, वो मुझे यही कह के गए हैं कि आज के बाद मैंने मुसलसल ये वाली कलमात पढ़ते रहने हैं ताकि दोबारा भी कभी ज़िंदगी में आपके करीब ना आ सके। काशिफ, जब से आप बीमार हुए हैं मैं 5 वक्त की नमाज़ पढ़ रही हूँ। मैं पहले बिल्कुल नमाज़ नहीं पढ़ती थी। ना सिर्फ मैं 5 वक्त की नमाज़ पढ़ रही हूँ बल्कि वही कलमात जो बुज़ुर्ग मुझे पढ़ने के लिए दे के गए हैं मैं मुसलसल पढ़ रही हूँ। मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ कि मैं नहीं चाहूँगी वो मनहूस चुड़ैल दोबारा आपकी ज़िंदगी में आए। अब मैं सारी ज़िंदगी मरते दम तक पढ़ती रहूँगी। और फिर ऐसे ही हुआ। उस वाक़ये ने मेरी ज़िंदगी को ऐसा बदल दिया, जो कभी नमाज़ कुरान नहीं पढ़ती थी वो बाकायदगी से नमाज़ कुरान पढ़ना शुरू हो गई और हर नमाज के बाद उन कलमात को अदा करती। उसने मेरी ज़िंदगी को बदल डाला। फिर हम वहाँ उस तरफ कभी भी नहीं गए। काशिफ ने अपने वालिदैन का बिज़नेस संभाल लिया, हमारे बच्चे हो गए, आज हम बूढ़े हो गए हैं। मेरी ज़िंदगी बदल चुकी है। आज मैं तहज्जुद पढ़ती हूँ, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती हूँ। आज भी वही तस्बीह हर वक्त मेरी ज़ुबान पे अदा होती रहती है।
कई साल होने के बावजूद आज भी दिल को धड़का लगा रहता है कहीं फिर से वो मनहूस चुड़ैल वापस ना आ जाए, इसलिए आज भी मैं वो तस्बीह पढ़ती रहती हूँ। दिल की आपकी कहानियाँ सुन के आपका अंदाज़े बयां बहुत अच्छा है, आप अच्छे अंदाज में कहानी सुनाते हैं, तो मेरी ख्वाहिश थी कि आपको एक कहानी भेजूं। उम्मीद है आप इसको अपनी हॉरर स्टोरी में ज़रूर शामिल करेंगे। आप लोगों को कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।